ये है फिलाडेल्फिया में केंसिंगटन एरिया। और जो फिलाडेल्फिया का डाउनटाउन है ना, वहाँ से 5 मिनट आप लोग ड्राइव करेंगे तो आप लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। और इस एरिया की हालत देख लो यार, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने लास्ट वीडियो में दिन का जो नज़ारा था ना, वो मैंने दिखाया था, तो इस तरीके का था। और काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई ये गवर्नमेंट इनकी हेल्प करती है नहीं करती है। यहाँ पे आते हैं लोग हेल्प करने के लिए, इनको खाना वगैरह सब चीज़ें देते हैं इन लोगों को। बट ये लोगों को ना ड्रग लेने की इतनी आदत पड़ी हुई है, देखो ड्रग लेने के बाद ये इस तरीके से एक्ट करते हैं। और ये जो पूरी सिटी है ना, ज़ोंबी टाउन के नाम पे पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है ये। तो यहाँ पे सिर्फ वही लोग आते हैं जो इस तरीके की ड्रग के एडिक्शन हो जाता है। और ये ड्रग अब सिर्फ यही नहीं है, पूरे अमेरिका में फैल चुकी है। ये देखो, ये यहाँ पे सिरिंज पड़ी हुई है और ये न्यूज़ में भी है। Some are calling living zombies. For example, in Philadelphia, Art El Malik's hands and knuckles are swollen to these sores in your legs and wherever, they just pop out of है। बट ये जो ड्रग है ना, अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे खतरनाक ड्रग है, जो लेने के बाद हड्डियां गलने लगती हैं। ये देखो, ये भाई साहब ड्रग ले लेके किस तरीके से इनका हाथ हो चुका है। ये वाला जो भी आपको दिखाएं, तो ये यहाँ से है ना, ये एरिया स्टार्ट होता है। और पहले मुझे लग रहा था ये एरिया है ना 1 या 2 किलोमीटर का होगा, बट ऐसा नहीं है। ये कम से कम 5 से 6 किलोमीटर के रेंज में ये एरिया फैला हुआ है। और 5 से 6 में नहीं, आप अमेरिका की अभी बड़ी बड़ी सिटी में जाएंगे ना, तो इसी तरीके से आप लोगों को कोई ना कोई एक एरिया मिलेगा जहाँ पे इसी तरीके से लोग ड्रग्स ले रहे होंगे या बहुत सारे होमलेस होंगे। अभी जो हमारा ट्रैवल चल रहा है ना, हमारी कोशिश रहेगी सब दिखाने को आपको। तो ये जो एरिया है ना, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, जिन लोगों ने ड्रग्स ली हुई है ना, इनसे इतना डरने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें मेन डरने की ज़रूरत है जो लोग ड्रग्स सेल कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग है ना, जब देखते हैं ना कोई वीडियो वगैरह बना रहा है या पुलिस वाला आ गया, तो वो लोग है ना थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं और वो लोग है ना फिर अटैक भी कर देते हैं। और यहाँ पे है ना सबसे ज़्यादा क्राइम होता है, बहुत चोरी वगैरह भी होती है। तो अगर किसी ने आपको यहाँ पे मतलब चाकू वगैरह मार दिया है, गोली मार दी ना, तो कोई किसी को भी नहीं पकड़ पाएगा। तो देख रहे हो यहाँ की हालत कैसी है। और यहाँ पे है ना सब कुछ खुले आम हो रहा है, ऐसा नहीं है कोई छुपा रहा है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी हम लोग ड्राइव करेंगे ना, तो यहाँ पे पुलिस वालों की गाड़ियाँ भी घूम रही हैं। सब कुछ देखो खुले आम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है यार, कोई किसी को नहीं देख रहा। मतलब हद होती है, मतलब ऐसा तो मैंने ना कहीं पे भी नहीं देखा, इतना बुरा। तो जैसा अभी आप लोगों ने सुना कि पीछे एक लड़की थी, उसने देखा कि मेरे हाथ में कैमरा है और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो बोलने लगी कि दे आर रिकॉर्डिंग। और वो इतनी ज़्यादा तेज़ चिल्ला रही है कि यहाँ पे सभी लोग हमारी तरफ देखने लग गए थे। और अभी हमें आगे से एक और राउंड लेके आना था दिखाने के लिए, तो देखते हैं अगर सेफ लगेगा। तो स्टेशन है यहाँ पे, तो हम लोगों ने सुबह यहाँ से 2 पिछले मेट्रो स्टेशन पकड़ के हम लोग इस तरफ को आए थे। और फिर हम लोगों ने पूरा वॉक करके यहाँ से वीडियो बनाई थी छुपाते हुए। उस टाइम है ना इस तरीके का नज़ारा नहीं था, अभी है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और गंद भी बहुत ज़्यादा फैल गया है। और ये देखो कितने सारे लोग खुले में सब कुछ कर रहे हैं और पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। और जब किसी को मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है तो एम्बुलेंस को कॉल कर देते हैं। यहाँ पे देखोगे ना, जितनी भी शॉप्स हैं सब बंद हो रखी हैं, क्योंकि यार वो खोल ही नहीं सकते हैं। शाम होते होते है ना ये एरिया इतना खतरनाक हो जाता है। तो देख लो जितनी भी दुकानें हैं सब बंद हो रखी हैं। अभी वो बंदे खोलेंगे कैसे इन दुकानों को यार शाम के टाइम में? ये लोग बाहर बैठ के सब कुछ अपना ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं। अगर उन लोगों ने दुकान खोली तो उस दुकान में आएगा भी कौन? ये देखो साइड में भी जो पार्किंग है, सारी पार्किंग खाली पड़ी हुई है। और ये जो एरिया है ना, यहाँ पे आपको अगर रेंट के लिए अपार्टमेंट चाहिए ना, तो बहुत सस्ते में मिल जाएगा। यहाँ पे अभी मैं चेक कर रहा था ऑनलाइन, बहुत सारे घर हैं जो मतलब लोग सेल करना चाहते हैं और उनके बहुत सालों से सेल नहीं हो रहे हैं। और ये जो एरिया है ना, अगर आपको लगेगा कि शायद अभी 2-3 महीने पुराना है, ऐसा नहीं है, बहुत सालों पुराना एरिया है। गवर्नमेंट को भी पता है यहाँ पे लोग सब ड्रग्स वगैरह लेते हैं। जब लोग अमेरिका को दिखाते हैं तो किस तरीके से दिखाते हैं, मतलब जैसे न्यूयॉर्क की बिल्डिंग वगैरह होगी, जैसे इंडिया की जो वीडियोज में आता है, न्यूज वाले यहाँ पे आते हैं, वो हमेशा गुड साइड दिखाते हैं, बैड साइड कोई नहीं दिखाता। ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहीं पे भी आप तो अभी ना हम लोग रेड लाइट पे खड़े हुए थे और वो लड़की ने हमारी तरफ देखा, पता नहीं क्या बोलने लग गई। तो एक बार तो हम लोग डर गए थे, उसके हाथ में शायद कुछ था, हमने लगा शायद हमारी तरफ फेंक ना दे। ये सिरिंज वगैरह इन्होंने ली हुई है, अगर फेंकेंगे लग गई तो पता नहीं भैया कौन सी बीमारी हमें लग जाए। और ये देखो ये पूरे एरिया में ना अभी इन्होंने रात होते होते, सुबह ऐसा मंजर नहीं था, थोड़ा सा सफाई थी और लोग बैठे हुए थे, बट रात को इन्होंने सबने अपने टेंट वगैरह लगा दिए हैं जहाँ सोना है। इस बंदे को तो देखो, ये तो पूरी सफाई कर रहा है कि भाई मेरा एरिया है। मेरे को लगता है इनके एरिया भी यहाँ पे बटे हुए हैं। और ये जो मेट्रो स्टेशन है ना, ये तो इन्होंने पूरे खचाखच भरे हुए हैं। तो गलती से भी अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो ना, तो इस टाइम पे मेट्रो वगैरह कुछ भी मत पकड़ना आप लोग। भाई हाँ, पुलिस वहीं खड़ी है, कोई कानून ही नहीं है, कोई भी कानून नहीं बंदे है। डरते कानून से है ना भाई। इंडिया में कोई बंदा गाड़ी में दारू पीने से पहले 10 बार सोचता है, मेरे को पुलिस ना पकड़ ले। और यहाँ पुलिस वाली गाड़ी आगे खड़ी है और बंदा ड्रग ले रहा है।
कोई कुछ बोल ही नहीं रहा पुलिस वाला उनको। मतलब लोग सड़क पे बैठ के ऐसे इंजेक्शंस लगा रहे हैं, किस किस तरीके के ड्रग ले रहे हैं, सामने बिक रहा है, सामने सब कुछ चल रहा है, पुलिस वाले आ रहे जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा। हम लोगों ने जैसा सुबह दिखाया था, सुबह का माहौल थोड़ा सा ठंडा था, बट रात होते होते बहुत ज्यादा गर्म। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हबीबीस वर्ल्ड। जज़ाकल्लाह खैरन हबीबीस वर्ल्ड फैमिली। हमने 1K व्यूज़ पार कर लिया है विद इन फ्यू वीडियोस, एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर लव एंड अफेक्शन दैट यू हैव शोन टुवर्ड्स हबीबीस वर्ल्ड। एंड ये जो वीडियो है इसको आप लास्ट तक देखना विदाउट मिसिंग, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मे बी इट में bore you for some time, but we don't want to cut anything because it is something related to drugs. ये जो हमारे हो, मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, ड्रग्स चीज़ है, एक बहुत बड़ा गंदी चीज़ है जो हमारे सोसाइटी में बहुत बुरी तरीके से फैल गया है। तो इसको SDPI वालों ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। बेंगलोर से हेगड़े नगर से इन्होंने स्टार्ट किया है, और ये कल मैं पूरा प्रोग्राम अटेंड किया। वहीं पे हमारा पूरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ गया, जो वहाँ पे बहुत लोग लेके इसे शेयर कर रहे थे हबीबीस वर्ल्ड को, और वो बहुत इंतहा इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि ये वीडियो कब हबीबीस वर्ल्ड पे आएगा बोल के, क्योंकि वो उनको भी और उनके बच्चों को भी और उनके फैमिली को भी बिठा के इस वीडियो को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया है ड्रग्स के मामलात में। ओके, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मे भी ये बोर हो सकता है, लेकिन ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना विदाउट मिस। सिको बॉर्डर से ड्रग्स अंदर आता था, अंदर आते आते आज यहाँ तक पहुँच गया है कि आज बहुत परसेंटेज ऑफ अमेरिकन्स आर ड्रग एडिक्टेड। ऐसा हो गया है कि आप रोड में चलते रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे रोड के बाजू में एक ज़ॉम्बी जैसे लोग बैठे हैं, उनको मालूम ही नहीं। ऐसे कोई लोग सोते रहते हैं, कोई लोग ऐसे उठ के बैठे हैं, कोई लोग ऐसे ही पड़े हैं। इस तरीके की स्ट्रीट्स बन गए हैं। एक अलार्म सिचुएशन ये हो गया है कि आजकल ये उसको कुछ बोलते हैं, या कुछ मैरिजुआना ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, वो आजकल वो ड्रग्स है वहाँ जो ज़्यादा लेते हैं लोग, उसको आजकल शॉप्स में बेचने लगे हैं। वो लीगल बन चुका है, इलीगल तरीका छोड़ के लीगल बन चुका है। इस तरीके का मुसीबत हमारे इंडिया में हमारे बच्चों को नहीं आना कि हम ऐसा जैसे कि चॉकलेट लेके खा रहे हैं इस तरीके से शॉप्स में आ जाएं, ऐसा नहीं होना। आज देखो दारू की हालत वही हो गई। दारू को किसी ने स्टेप्स नहीं लिया तो आज क्या हो गया, लीगल हो गया। आज जाके दारू ले सकता है ना, लोग आदमी लेके पी सकते हैं ना, शराब, मेरे मतलब शराब है। तो इस तरीके से इसको क्या करेगी, लीगल बना देगी जो कोई भी जाके ले सके। इस तरीके की हालत नहीं आना, उससे पहले आप जाग जाओ, वरना ये हालत हम देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर भी जैसे कि दूसरे कंट्रियों में वो मैरिज होना ये वो लीगल है, इस तरीके से यहाँ भी इंडिया के अंदर पेपरमेंट जैसे दुकानों में शॉपों में मिलने लग जाए ड्रग्स। इस तरीके की हालत नहीं आना। तो आप थोड़ा चालाक बन जाओ, होशियार हो जाओ। जो भी सुन रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय भीम, गुड इवनिंग। ड्रग्स आज हिंदुस्तान के कोने कोने में, हर स्टेट में एक दीवक की तरह खा रहा है। आज हमारे मुल्क को आगे बढ़ने से रोक लगा रहा है। एक ऑफिशियल डेटा के हिसाब से पिछले साल का लगभग 20,000 करोड़ का ड्रग्स पेडलिंग हुआ है, बिका है। ये ऑफिशियल डेटा है, ये क्राइम रिपोर्टर की तरफ से आकर है ये। तो 20,000 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है, और ये पूरा एक इलीगल चल रहा है। आज हम लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग तंजीमें, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत कोशिश चल रही है कि ड्रग्स को रोका जाए। इसको कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन नाकाम है बहुत। इस जो है ज़्यादातर दुड्डी से लेकर हमारे हेगड़े नगर और आगे का मोहल्ला इधर तक है। इसमें ज़्यादा डीजे हल्ली, केजी हल्ली, संपिगे हल्ली, यही स्टेशंस के अक्सर केसेस ज़्यादा रहते हैं। और जेलों में जो है वो बोलते हैं
एक दौर था, लोग बोलते थे शिवाजी नगर बोलकर। उधर से डीजे हल्ली आया, डीजे हल्ली से अभी केजी हल्ली से अभी सारे पढ़ ले, और 30,000 में तादाद बढ़ गई है। ये जो ड्रग्स का जो चल रहा है, ड्रग्स लेने वालों का एक तबका है, लेकिन इसको बेचने वाले, जिनको हम लोग पेडलर्स बोलते हैं, इनको हमें रोकना है। पेडलिंग जो करते हैं, इसका जो बिजनेस करते हैं ड्रग्स का, इन लोगों को हमें रोकना है। अगर इन लोगों को हम लोग रोक नहीं लगाएंगे तो ये हमारी आने वाली पीढ़ी को हम खराब कर देंगे। देखिए पहले क्या था, कॉलेजों के पास बेच रहे थे, अलग अलग दुकानों के पास बेच रहे, आज स्कूल में पहुंच गए। अभी हमारे सदर साहब बोल रहे थे, एक स्कूल में फ़ोन आकर बताए, स्कूल के अंदर ड्रग्स बेच रहे हैं। और ज़्यादातर, ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, मुसलमान जिधर हैं उधर थोड़ा ज़्यादा ड्रग्स का, और जो आज हमें बहुत गौर से हमें सोचने की बात है ये कि हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो मुल्क है, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए नौजवान का बहुत बड़ा एक हिस्सा रहता है, क्योंकि नौजवान ही है जो आगे हमारा मुल्क को लेकर जा सकता है। लेकिन इस नौजवान को अगर हम कमज़ोर कर देंगे तो हमारा मुल्क आगे जाएगा क्या, आप बताइए। अब अलग अलग डेटा है, परसेंटेज हर साल बढ़ते जा रहा है, ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये क्या है, अंदर से जो हमारे मुल्क को जो खोखला कर रहे हैं, इसको हम लोग मिलकर हम लोग इसको लड़ने की हमें आज ये एक मुहिम हम लोगों ने शुरू की है। भाइयों, हमें बहुत गहराई से सोचना है कि हम लोग ड्रग्स के खिलाफ अपने लिए लड़ रहे हैं बोलकर हम लोग आगे बढ़कर हमें काम करना है। ऐसे कई लोग हैं जिनको मालूम भी नहीं है, बच्चा ड्रग्स में मुतला रहता है, एडिक्ट होकर रहता है। जो स्टेज में आकर मालूम होता है तभी बहुत लेट हो जाता है। जैसा हमारे शकील बादशाह ने बताया, ये एक हमारा रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है। आप जाइए दूसरे असेंबलीज में जाइए, रिहैबिलिटेशन सेंटर 100% गारंटी हर एक असेंबली, हर एक वार्ड में वो लोग बना कर रखे हैं। ये सिर्फ हमारा एक ही नहीं है, हर मोहल्ले का, हर वार्ड का, हर असेंबली का ये मसला है। ये तो हम लोग एक रिहैब हर वार्ड में बनाने की हमें कोशिश करना है। ये गवर्नमेंट देती है या नहीं वो अलग बात है, वो अलग एक सब्जेक्ट है, उसको हम लड़कर लाकर हमें लेना है। अगर नहीं भी देती है तो हम लोग मोहल्ले वाले मिलकर, हमारे जो मस्जिद के ज़िम्मेदार है, इनकी ज़िम्मेदारी बनती है सिर्फ मस्जिद की हुदूद के अंदर नहीं, पूरे मोहल्ले को वो लोग लेकर चलना है बोलकर। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो ड्रग्स का एक बहुत बड़ा मसला है, और दूसरा क्या है भाई को लड़कियाँ क्या है, लड़कियाँ भी आजकल बहुत मुतला हो गई हैं। सिर्फ लड़के नहीं हैं, ड्रग्स में लड़कियाँ भी हो गई हैं। आप देख रहे हैं कि आजकल बहुत रील्स बहुत चल रहे हैं, रील्स में आप देखते रहेंगे लड़कियाँ सिगरेट पीते हुए, ये सिगरेट नहीं है गांजा मार रहे हैं, अभी कोने में खड़े होकर लड़कियां अभी गाड़ी चलाते चलाते भी सिगरेट पी रही है। ये भी एक शुरुआत है, ये इनको एडिक्शन में लाने के लिए एक शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों को क्या है, जिम्मेदारी लेकर मस्जिद की जितनी हुदूद है उस हुदूद में हम लोग एक टीम बनाकर काम करना है, और ये लोग हमारी जिम्मेदारी लेना है कि हमारे नौजवान आने वाली पीढ़ी ये ड्रग्स से दूर रहे, और बच्चों को खासकर एक नज़र रखना है। वो एक कहावत है, खाना सुनने का निवाला खिलाना गते, लेकिन नज़र आकर चील की रखना, ऐसी एक नज़र रखकर हमें बच्चों को लेके जाना है। हमारा मुस्तकबिल, हमारा देखिए आज हमें आज़ादी मिलकर 6 साल हो गए, लेकिन आज भी हम लोग 17-18% मुसलमान हैं। इसके बावजूद भी हमारी तादाद ना IPS ऑफिसर्स में है, ना IAS ऑफिसर्स में है, ना KS ऑफिसर्स में है, ना हमारे उस लेवल के प्रोफेशनल्स भी बने हैं। हमें एक क्वालिटी, एक प्रोफेशनल्स चाहिए। हम लोग इसके लिए मेहनत करना है, और एजुकेशन के लिए हम लोग ज़्यादा तवज्जो देना है। देखिए जब एक आदमी एजुकेटेड हो जाता है तो अपने बच्चों को भी वही तालीम देता है। बच्चे अगर एजुकेटेड हो जाते हैं, उनकी एक पीढ़ी, अगली पीढ़ी भी उनको तालीम देते हैं। देखिए क्वालिटी एजुकेशन आज बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ड्रग्स का रिलेशन एजुकेशन के साथ भी कनेक्टेड है ये, क्योंकि उनको मालूमात नहीं रहते क्या करना है।
एक तो इस बारे में बात करना है और माँ बाप बच्चों के साथ बैठकर गाइडेंस देना है। ज़रूरी नहीं है माँ बाप पढ़े लिखे ही होना ज़रूरी नहीं है। जो आपका तजुर्बा है, इतनी मेहनत कर कर आप बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात आप लगा देते हैं, लेकिन लगाने के बाद क्या होता है, बच्चा उसके माहौल के साथ, दोस्तों के साथ, कोई एक बच्चा आता है उनके साथ जुड़कर क्या है, बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उस चीज़ से। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से है, माँ बाप से बिलखुसूस बच्चों को ज़्यादा ध्यान दें, बच्चों के साथ वक्त बिताएं और ये फ़ोन का जो एडिक्शन है फ़ोन से दूर रखें। इससे भी बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और देखिए ये फ़ोन से क्या होता है, इससे भी बहुत पेडलिंग हो रही है। जो ड्रग्स बिक रहा है फ़ोन के ज़रिए से, रील्स के ज़रिए से, अलग अलग तरीके से ये लोग एडवांस तरीके से ये लोग ड्रग्स बेचते हैं और कुरियर से मंगवाते हैं। ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें माँ बाप को ध्यान देना है। कहाँ से आ रहा है बच्चा, कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, और ड्रग्स के पीछे क्या है, क्राइम रेट ज़्यादा हो रहा है। एक तो अलग अलग तबके के हैं, जो पैसे वाला है वो अफोर्ड कर सकता है पैसा देकर ड्रग्स लेने के लिए। जो आदी हो जाता है उसके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करता है, उसके पास पैसा नहीं है तो वो क्राइम, अभी जैसा बताया हाल ही में एक रेप और मर्डर हुआ, ये एक ही इन्हों बता के ऐसा मिसाल, ऐसे कई है मिसाल, ऐसे कई केसेस है जो आज भी चल रहे हैं। उनको कुछ होश भी नहीं रहता वो क्या कर रहे हैं बोलकर, बस उनको 100 रुपये के लिए मर्डर करके पैसा छीन के लेके गया है। क्या है, उसको जाके गांजा लेना था, मर्डर ही कर दिया वो, एक आदमी की जान ले लिया वो। तो आप सोचिए किस हद तक जा सकते हैं वो फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ जाता है अगर उनको ड्रग्स नहीं मिला तो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। हम लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना है इन चीज़ों को, कोई भी हो हम लोग उसके लिए मेहनत करना है उसके पीछे। अगर कोई है एडिक्शन वाला है, मोहल्ले में है, हमारे इर्द गिर्द में है, तो उनको पकड़कर हम लोग रिहैबिलिटेशन के लिए लेके जाना है। उसको ऐसे ही छोड़ दिए बोले तो उन्हें क्या है, दूसरों को लेके आता है, दूसरे बच्चों को इन्फ्लुएंस करके उनसे पैसा मंगवाना, उनसे काम करवाना, उनसे पैसा लेकर खुद ड्रग्स लेना चालू कर देता है और उनको भी आदी बना देता है। ऐसे ही ये लोग ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बड़ा होते जाता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ इधर मोहल्ले वालों से और बिलखुसूस पुलिस डिपार्टमेंट से कि इस मोहल्ले से अब जो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, ये पूरे बेंगलोर में हम लोग करना है बोलकर ये शुरुआत किए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पुलिस से भी आप राब्ता रखकर कुछ भी है तो पुलिस को भी लूप में रखिए, क्योंकि अभी हाल ही में कमिश्नर ऑफिस में भी मैं गया था, उधर भी क्या है, इन लोगों का बहुत सीरियस डिस्कशन इसी मुद्दे पे चल रहा है कि ड्रग्स को किसी भी हालत में रोकना है और ड्रग पेडलर्स को, इनको भी बहुत सीरियसली हम लोग एक्शन लेना है बोलकर। तो ऊपर से लेके नीचे तक वो बहुत सीरियस है। पुलिस से आप राब्ता रखें, पुलिस का साथ लें। आप लोग भी आगे आकर, बहुत से सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत से तंजीमें हैं और इदारे भी हैं जो काम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। तो इसके साथ हमारी पार्टी जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कभी भी आवाम के लिए कभी भी मौजूद है। हम लोग भी आपके साथ खड़े रहेंगे। तो ड्रग्स को रोककर हमारा फ्यूचर, ये मैं क्लियर बता रहा हूँ, हमारा फ्यूचर है ये हमारे बच्चों का, मेरे बच्चों का, आपके बच्चों का फ्यूचर है। हम लोग फ्यूचर के लिए पहले ही हमारा तबका बहुत पीछे है। और इससे मैं एक छोटी सी एक बात बोलकर आपको मैं मेरी बात ख़त्म करता हूँ। हाल ही में एक डीसीपी के साथ मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया आने वाले 10 साल में हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ने वाला है, लेकिन एक तबका रहेगा जो पीछे ही रह जाएगा। वो हमारा तबका है, मुसलमान, क्योंकि उन्होंने भी वही बहुत क्लियरली बताया, मैक्सिमम हमारे नौजवान ड्रग एडिक्ट्स हो गए हैं, मैक्सिमम हमारे नौजवान क्राइम में हैं, राउडीज़म कर रहे हैं, गैंगस्टर्स बनना चाहते हैं, राउडी बनना चाहते हैं, डॉन बनना चाहते हैं। ये एक शौक़ आ गया है। तो ऐसे माहौल में हमारी पीढ़ी जो है ख़त्म हो रही है। ये कौन बता रहे हैं? डीसीपी बता रहे हैं। उन्होंने क्या बताया, अपने हाथ से पैसा, वो क्या बोले, अपने ड्राइवर को कार्ड दे के भेजे, सैलरी मेरी आकर है, पैसा ला के दो, बोले निकाल कर पैसा बोल के बोले मेहनत का मेरा ये पैसा है, ये पैसा लेकर
आप एक रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलिए, इसके लिए मेरा ताउन कितना होगा मैं देता हूँ बोलकर। तो एक बड़े फिक्र से उन्होंने बताया कि हमारी बिलखुसूस हमारी, अब देखिए मैं कोर्टों में भी देखता हूँ ना, शर्मिंदगी होती है, इतने केसेस हमारे मुसलमान के। तो ये बात पुलिस को भी मालूम है, ये लोग भी आगे आकर हमारा साथ देकर इसको रोकना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं हैं, प्रोफेशनल्स नहीं है, लेकिन तादाद हमारी बहुत कम है। उस तादाद को हमें बढ़ाना है, पूरा नेगेटिव में नहीं है हमारा। बहुत कोशिश है, बहुत से इदारे तंजीमें काम कर पिछले 10-20 साल से बहुत से लोगों को ऊपर लेकर आए हैं, पढ़ाई में एजुकेशन में बहुत आगे लाकर है। लेकिन इसको तोड़ने के लिए बहुत साजिशें भी चल रही हैं, फिस्ताई ताकत है जो अलग अलग अंदाज से हमें तोड़ना चाहते हैं। तो हम लोग अलर्ट रहकर इस बात को तवज्जो देकर हम लोग इसको रोकेंगे। आज हम लोग अहद करेंगे कि इंशाअल्लाह हमारे इस मोहल्ले से हम लोग ड्रग्स को भगाएंगे इंशाअल्लाह। ಇವತ್ತು SDPI ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಶೆಮುಕ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಶೆಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಶೆಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪುಟಿದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯುವಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಊರು ಒಂದು ನಗರನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಶಕ್ತಿನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೂ ಬಾಗಿಲು ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜಮೀನು ಒಳಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತೀರಿ. ಒಂದು ಕಾರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಬೇಕಂತ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ನಶೆಯಿಂದ, ಗಾಂಜಾಯಿಂದ ಏನು ಮಕ್ಕಳು, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಜೀವನೇ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು 75 ವರ್ಷ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದರೂ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ, ಶಾಸಕರ ವರ್ಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ನಾವಿನ್ನೂ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಶಾಲುಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಂಡರುಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಬೇಕಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದಾರಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗುಗ್ಗುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ವೈಟ್ನರ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡು ಖರ್ಚಿಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಡ್ಗೊಂಡಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, MS ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಜಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನೋ, ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಗೋ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದು 800ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕವರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬರ್ತಾನೆ, ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ, ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮನೆ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೀದಿಯಲ್ಲೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ. ಇವತ್ತು ಏನು ನಶೆ ಮುಕ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟಿ ಸಂಜೆ ಏನೋ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅನ್ನದಾತ ಇರ್ತಾನೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು 100 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅಂಥವನಿಗೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ನಶೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನ ತಪ್ಪು ಅದಲ್ಲ, ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅಡ್ಡದಾರಿಗಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲದೀನ ಆಮನು इन्नमल खमरु वल मैसिरु, ए ईमान वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
हम ईमान वालों को मुखातब किया और ईमान वालों को मुखातब कर कर यूँ फरमाया कि ए ईमान वालों, ये जो नशीली चीज़ है शराब, ये जो नशीली चीज़ है शराब, इस शराब से दूर रहो। क्यों दूर रहो? इसलिए कि ये शराब शैतान का नापाक अमल है। नशा करना ये शैतान का नापाक अमल है। आगे अल्लाह पाक ने यूँ इरशाद फरमाया, अगर तुम वाक़ईतन कामयाबी ही चाहते हो तो फजतनिबू, तुम लोग इस नशे से दूर रहा करो। जो इस वक्त कैंपेन SDPI की जानिब से बेंगलुरु बचाओ का जो कैंपेन चलाया गया है, ये बहुत ही ज़बरदस्त पहल है पूरे बेंगलुरु के लिए। ये नशा एक ऐसी चीज़ है जिस नशे के सिलसिले से नसाई शरीफ एक हदीस की किताब है, उस किताब के अंदर एक वाक़या नक़ल किया गया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी को एक औरत ने अपनी तरफ मुतवज्जा किया और कहने लगी, या तो मुझसे गुनाह करो, या फिर एक छोटे बच्चे को सामने रखा और कहा इसका कत्ल करो, या फिर सामने शराब रखी है, शराब का इस्तेमाल करो। आदमी ने सोचा गुनाह करना बहुत बड़ा गुनाह है, बच्चे का कत्ल करना उससे बड़ा गुनाह है, तो क्या ही बेहतर होगा, शराब पी लूँगा। उसने शराब पिया, शराब की नशे में बच्चे का कत्ल भी किया, यहाँ तक कि उस खातून ने जो गुनाह की दावत दी, गुनाह में मुलव्विस भी हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये नशा एक ऐसी चीज़ है जो उम्मुल खबाइस है। बस इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये नशा इतनी बुरी चीज़ है, हदीस पाक के अंदर आता है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानी फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। ये ईमान है, ये ईमान का आला दर्जा है। तमाम बुराइयों में सबसे बुरी बुराई वो नशा है। नशा करते किसी बंदे को देखो तो सबसे आला दर्जा ये है कि अपने अंदर इतना कमाल पैदा करो, अपना रसूख इतना बनाओ, अपनी अहमियत को लोगों के दरमियान इतनी उजागर करो कि सबसे पहला काम तो ये है कि हाथ से रोक दो। ये ईमान है, ये ईमान की आला सतह है कि हाथ से रोको। फ़इन लम यस्तति', ख़ुद का ईमान डगमगाता इतने ऊंचे मकाम पर नहीं पहुंचा है, तो फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़बिलिसानी, ऐसे मजालिस कायम करो, ज़ुबान के ज़रिए से लोगों के अंदर अवेयरनेस ले आओ, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करो, लोगों के अंदर इस नशे की खबासत को खूब बयान करो, लोगों के अंदर इस नशे की खबाहत को खूब बयान करो, यहाँ तक कि लोगों को नशे से रोको। सबसे आला दर्जा हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो दूसरा दर्जा ज़ुबान से रोको, ज़ुबान से भी रोकने की ताकत नहीं है तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा ईमान बड़ा कमज़ोर है। आखिरी दर्जा ये है कि तुम उस बुराई को अपने दिल से जानो, अपने दिल से मानो और अपने आप को उस बुराई से दूर रखो। क्या हमारा ईमान इतना भी कमज़ोर हो गया कि हम बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकते? ये शान है ईमान वाले की, जहाँ अमर बिल मारूफ़ करता है वहीं पर नहीं अनिल मुनकर भी इसके ज़िम्मे है। ये नहीं अनिल मुनकर है, ये बुराइयों से रोकने का सबसे बड़ा तरीक़ा है कि इसका हिस्सा हम बने और फिर बुराई से रोकने के खातिर जो कुछ हम कर सकते हो वो सब कुछ कर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सद्री वयस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಡ್ರಗ್ಸು ಚಟಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಸನಿಗಳಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ಬಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು. ತಂದೆ ತಾಯಿ
ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆಸಕ್ತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು, ಯಾಕೆ ಕಾಲ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. नहीं मेरा बेटा बाहर जाकर है, नहीं किसके साथ वो जाकर है वो देखना पड़ेगा, किसको जाके मिल रहा है, ये तमाम चीज़ को हम पहले बहुत गौर और फिक्र से हम काम करना पड़ेगा. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಸೀದಿಗೆ ಬರೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪಾಪ ಮಸೀದಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಗೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಚಟಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮಾಗ್ತಾರೆ, ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಫಿನ್ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೊಂದು ನಶಾ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಫಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಬಲ ಇದೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಿಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಒಂದು 50% ಗಂಡಸರು ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಇರ್ತಾರಲ್ಲ 50% ಗಂಡಸರು. ಆ 50% ಗಂಡಸರು ಕೂಡ ಸ್ಮೋಕಿಂಗನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಮೋಕಿಂಗಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ರೂಢೀಕರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಡಿಸ್ಕ್ಲೈಮರ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅದು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋರು ಅದನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ? ಯಾಕೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಬಂದು ಹಲಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? 500 ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್, 500 ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಪಂಡಿತರು, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ 500 ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ಗಳು, ಪಂಡಿತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ನಿಷೇಧ. ನಿಷೇಧ ಅಂದರೆ ಏನೇನು? ಅದು ನಿಮಗೆ ಹರಾಮ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಡುಕಾದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿಷೇಧ. ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಇರಬೇಕಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರೋತಕ್ಕ ಈ ರೋಡ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಈ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಲಿಕ್ಕರ್ ಮದ್ಯಪಾನ ಎಷ್ಟು ಅಂಗಡಿಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮದ್ಯಪಾನ ಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಟೂರ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಬೇಕು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಭೇಟಿ ಆದರೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸ್ಮೋಕಿಂಗಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ಪಿಲ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ, ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸೇ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆಯೋ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಆಗಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ರಗ್ಸು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಇಲ್ಲವೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬರೀ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೋಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನಶಾ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಶಾ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಶಾವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ? ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು 1ನೇ ಪ್ರಯತ್ನ. ಐ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ SDPI ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಫಸ್ಟು SDPI ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ರೋಡ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಡಿ-ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸು, ಕಾಲೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ರೂಢೀಕರಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಡ್ರಗ್ಸು ಬಹಳ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೌತ್, ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಇಂಥ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ, ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಒಬ್ಬರು ಕೌನ್ಸಿಲರು ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಫಿಯಾ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಇದನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಮೌಂಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಇದೆಲ್ಲ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾಫಿಯಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ನಡೆದ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಲೇ ಇರುತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಾಮೂಲು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೃದಯ ಬಂದು ಕಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೃದಯ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಶ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೃದಯನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಆಚೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂಥವರು ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯುವಕರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯುವಕರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಭವ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನೀನು ಇದು ಮಾಡಬೇಡ, ಇದು ಮಾಡಬೇಡ, ಇದು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಯುವಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈದಾನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ನಿವಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಕೇಳಲಿ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಕರೆಸಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಏನು ತೊಲಗಿಸ್ಬೇಕೋ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ತೊಲಗಿಸ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಬಿಸಿ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅವನೊಬ್ಬ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅವ್ನು ಓಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಬಿಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನನ್ನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೇನೋ ಅನುಭವ ಬೇಕಿದೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಅವನ ಮೈಂಡನ್ನು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರ್ತಿರೋ, ತಂದೆ ತಾಯಿರ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಇದಿದೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಒಂದು ಅನ್ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡಲೇಬಾರ್ದು. ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾದ ಬಾ ಅಂತಹ ಅನ್ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡಲೇಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಜನರ ಸೇವೆ ದೇವನ ಸೇವೆ. ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಜನರಿಗೆ ಒಳಿತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವನ ಅದರಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡಿ ಈ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ವಾಖಿರು ದಾವನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. अल्हम्दुलिल्लाह الذي हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह अम्मा बाद। जवानी के अंदर क़ुवा मजबूत होते हैं, आज़ा मजबूत होते हैं। एक जवान इंसान पहाड़ों को टकराने की ताकत, तूफ़ानों का रुख मोड़ देने की ताकत और आंधियों से मुकाबला करने की हैसियत और इस्तिताअत रखता है। इसी वजह से इस्लाम में कुरान हो, अहादीस हो, शुआराए इस्लाम हो, उन्होंने अपना महवर जवानों को बनाया। हदीस मुबारक में आता है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की गालिबन रिवायत है, कहते हैं मा बअसल्लाहु नबिय्यन इल्ला शाब्बन, और बाज़ जगह कहा उसीकुम बिश्शबाबि खैरा। और अल्लामा इक़बाल कहते हैं उक़ाबी रूह जब पैदा होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने और इस्लाम ने जवानों को अपना महवर बनाया। चूँकि ये जवान एक मुल्क की तरक्की के लिए, मुआशरे की तरक्की के लिए मुफीद और कारआमद साबित हो सकते हैं। इसी वजह से आज मैं बेहद ममनून व मशकूर हूँ टीम SDPI वालों का। मेरा इनसे उतना रिश्ता और नाता तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की उलमा से वाबस्तगी, इल्म दीन से वाबस्तगी, नेक कामों से वाबस्तगी और दीगर फलाही व कामरान के कामों से वाबस्तगी
हमेशा ये लोग दिलचस्पी और इक़दामी कामों में लगे रहते हैं, बताते रहते हैं हमेशा। अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो कोई छोटा अदना सा भी काम क्यों ना हो, झिझकते नहीं हैं। ये सामने ये नहीं देखते हैं कि हमारे सामने कांग्रेस खड़ी है, हमारे सामने बीजेपी वाले खड़े हैं, हमारे सामने फला नहीं, अपना काम करो, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता तो ना बन। मन की दुनिया सूज़ व मस्ती जज्ब शौक, तन की दुनिया सूद व सौदा मकरुफन। खुद को देखते हैं हम छोटा काम करें या बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह इंशाअल्लाह एक दिन हमें कामयाबी से कामरानी से दिलाएगा। तो आज मैं कहने का मकसद है, जवानों को महबर बनाया। आज का मैं ये टॉपिक ड्रग्स वगैरह के ताल्लुक से मैं भी जवानों को ही महबर बनाकर कहना चाह रहा हूँ। आज सबसे जवान हमारे मोहल्लों के अंदर दो चीज़ों के एडिक्ट हैं, दो चीज़ों के आदी बन चुके हैं। एक तो नशे वाली चीज़ों के ही, और दूसरी उससे बढ़कर जो नशा है इंटरनेट वाला नशा है। ये दो चीज़ें नशा है, वो बिल्कुल नशे से ज़्यादा हमारे दिमागों पर छाया हुआ है। तो देखें गली कोचों के अंदर बेकार औबाश और लफ्ज़ लड़के आपको इतने मिल जाएंगे, कोनों में बैठे हुए हैं पबजी खेल रहे हैं, कोनों में बैठे हुए गांजे मिल रहे हैं, सिगरेटें पी रहे हैं। और सिगरेट इस वजह से भी नहीं पिया जा रहा है, अक्सर लोग इस वजह से भी, अक्सर बच्चे और अक्सर नौजवान तबका इस वजह से नशा नहीं कर रहा है कि मैं नशे का आदी हूँ, मेरा दिमाग नशे का एडिक्ट हो गया, इस वजह से नहीं कर रहा है। देखा देखी, दोस्तों के साथ मिल गए, चलो एक पैक मारकर आ जाएं, चलो उसके साथ मिलकर जाकर एक सिगरेट पीकर आ जाएं। देखा देखी ये नशा यूं ही बढ़ता हुआ चला जा रहा है। मैं ला तअसफ अला मा फाता, आपने नशा किया हो, आपने कुछ भी ऐसी चीजें की हो जो जिंदगी के अंदर बुरी मानी जाती थी और अपनी हालत के लिए, अपनी तबीयत के लिए बुरा माना जाता था, उस पर अब अफसोस नहीं करेंगे कि जो हमसे हुआ गुजर गया। ला तअसफ अला मा फाता, जो गुजर गया उस पर अफसोस मत करो। अब आइंदा हमें क्या करना है, इस नशे से हमें छुटकारा कैसे हासिल करना है। यहाँ पर रिहैब सेंटर कायम करने से पहले खुद अपने दिलों का रिहैबिलिटेशन करने की ज़रूरत है, तज़कियतुन नुफूस की ज़रूरत है यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक खुराक में, रिज़्क़ में सबसे उम्दा चीज़ दूध होती है। और दूध एक ऐसी चीज़ है जो मशरूब भी है, माकूल भी है, यानी उससे प्यास भी बुझाई जा सकती है, उससे पेट भी भरा जा सकता है, भूख भी मिटाई जा सकती है। दूध एक ऐसी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है। और कुरान में जा बजा दूध की भी तारीफ हुई है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध बेहद पसंद फरमाते थे। एक बात यहाँ पर रुक कर मैं ये इस वजह से तज़किरा छेड़ा, एक पैदा होने वाला बच्चा 2 साल तक अपनी माँ के थन से लगकर दूध पीते रहता है। जब छुड़ाने का वक्त आता है तो उतनी अजीज और उतनी अच्छी खुराक भी छुड़ा लेता है। तो ये सिगरेट क्यों नहीं छूट सकता हमसे, तो ये शराब हमसे क्यों नहीं छूट सकता, तो ये नशे की लत हमसे क्यों नहीं छूट सकती, ये हीरोइन की दीद में जो हम रहते हैं, ये भटकते रहते हैं, ये हमसे क्यों नहीं छूटता। ये सवाल यहाँ पर करना। अरे भाई नहीं छोड़ना है तो मत छोड़ो, कम से कम तुम अपने अहलो अयाल को तो देखो। मेरे बाद मेरी बीवी बेवा हो जाए क्या हो जाएगा, मेरे बाद मेरे बच्चों की क्या सूरत हाल बनेगी, उनका तो देखो। अमेरिका के अंदर सिगरेट पर कहा जाता है, सिगरेट के अंदर कम से कम तकरीबन 11 मिलीग्राम निकोटीन पाया जाता है। और जो इंसान सिर्फ सिगरेट का आदी हो जाता है, उस वक्त से लेकर उसकी 20 साल की जिंदगी कम हो जाती है। 60 साल जी रहा था तो उसकी 40 साल की जिंदगी, ये तजुर्बा किया गया है। और ये तजुर्बा कुत्तों पर किया गया अमेरिका के अंदर। कुत्तों को सिगरेट पहले पिला, वो नशे के आदत तो नहीं थे, आंखें लाल हो गई, सुर्ख हो गई, बाद में ऐसी नशे की आदत बन गई जहां भी धुआं नजर आता था दुम हिलाते हुए वहां चले जाते थे। 5 साल के अंदर कई सारे कुत्ते फेफड़े खराब होने की वजह से मर गए। 5 साल के अंदर। भाई आप
ये मत देखो कि मुआशरे के अंदर ये लत फैली हुई है। आप ये मत देखो, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौम हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला कौमों के अंदर तगय्युर उस वक्त तक पैदा नहीं करेंगे, चेंजेस उस वक्त तक, तब्दीली उस वक्त तक नहीं आएंगे जब हम खुद अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे। उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला दूसरों को तब्दील नहीं करेंगे। आप अपने को देखो, तुम पी रहे हो तो तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम नशा कर रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी क्या हो रही है, तुम्हारे अंदर का कुदरती निजाम क्या हो रहा है। चले तो पाँव के नीचे कुचल गई कोई शय, चले तो पाँव के नीचे कुचल गई कोई शय, नशे की झोंक में देखा नहीं दुनिया है। बे नशे में इतना धुन हो गए कि तुमने देखा ही नहीं, तुम अपने पाँव तले दुनिया ही को रोकते हुए चले गए। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह तबारक व तआला इस नशे की लत से हमारी हिफाजत फरमाए। और एक बात और एक कहना चाहता हूँ, सिगरेट पीने, सिर्फ सिगरेट एक अदना सी चीज़, आज वो सिगरेट का भी इजाला करने के लिए हर्बल सिगरेट आ गया, वो सिगरेट आ गया, फलानी चीज़ें आ गई। अगर किसी इंसान को कोई चीज़ छोड़ना है तो वो अगर ठान ले दिल के अंदर से, अगर वो भी ईमान वाला हो खुसूसी तौर पर, तो इंशाल्लाह वो छोड़कर ही रहेगा। इतना तो पक्का है, इतना तो किसी की ये कायम करने की, फला करने की ज़रूरत नहीं। खुद अपनी ज़िंदगी को देखो। और सिगरेट पीने से इंसान के अंदर नामर्दांगी पैदा हो जाती है, बाद में बच्चे और बीवी वही खुले के मसले, वही उसके बाद कोर्ट कचहरियों के मसले, और नेक बीवी रही और खुला नहीं मांग, तलाक नहीं मांग भी सकती, तो फिर जिंदगी यूं ही कंबलों के अंदर रोते गुजारते बसर कर देंगे, यूं ही मौत के अंदर चले जाएंगे। लुत्फ अंदोज जिंदगी नहीं रहती है। नशा बहुत इंसान को खोखला कर देता है। और मैं बस इन्हीं अल्फाज पर मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, सबसे पहले एक माँ हूँ, तो सभी माँओं के लिए मेरी एक गुजारिश है कि बच्चे को जब भूख लगते हैं, बोलते सबसे पहले माँ को मालूम पड़ता है, तो बच्चे के अंदर जो बदलाव हो रही है वो माँ को सबसे पहले मालूम होना चाहिए। हमारे बच्चे कहाँ जा रहे, किसके साथ मिल रहे, अगर वो ड्रग्स ले रहे या नहीं ले रहे, उसके अंदर जो बदलाव आएगा वो सबसे पहले माँ को ध्यान रखना ज़रूरी है। आज के तारीख में बहुत ज़्यादा मोबाइल में एक्टिविटीज़ हो गए, हम माँओं को भी सीरियल्स और मोबाइल। सबसे पहले बच्चों की दोस्त बनने की कोशिश करो ताकि बच्चे बाहर जाके दोस्ती ना बनाए। एक माँ अगर अपने बच्चों की दोस्त बन जाओगे तो ये दिक्कत कभी भी नहीं आएगा। हम क्या कर रहे हैं आज के तारीख में, मोबाइल लेके जब हम माँ लोग बैठ जा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं हमसे बात करने, मम्मी हमको ये प्रॉब्लम हुआ, या कॉलेजेस में या स्कूल्स में मुझे ये दिक्कत हुआ। हम लोग क्या करते हैं, हाँ बेटा 10 मिनट में बात करती हूँ बोल के हम मोबाइल पे लग जाते हैं। तो बच्चे एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, बाद में वो क्या करेगा, अरे छोड़ो मेरे मम्मी हमसे इग्नोर कर रहे हैं, हम बाहर के ही दोस्त बनाएंगे, शायद वो लोग हमदर्द होंगे हमारे। ये गलती हमसे शुरू होता है। हम बाहर वालों को बोल के फ़ायदा नहीं है कि हम ड्रग ले रहे, बच्चे ड्रग बिगड़ जा रहे, ड्रग बेच रहे, उनको चांस कहाँ से मिलता है। हम लोग हमारे बच्चों को अपना नहीं लेंगे। हमारे बच्चों को सबसे पहले हमको अपनाना ज़रूरी है, बच्चों को दिल की बात समझना ज़रूरी है, अच्छा बुरा क्या है वो समझाना ज़रूरी है। सबसे पहले माँओं से गुजारिश है, ये काम आप लोग कर लोगे, इंशाल्लाह जो बच्चे हमारे मतलब ड्रग्स के तरफ जा रहे वो शायद कम हो जाएगा। मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। और रही बात सिगरेट पीना, ये एक स्टाइल हो गया। मैं मेरी टीम दलित माइनॉरिटी सेना की टीम को ले कई कॉलेजेस के सामने हमने मुहिम चलाए जहाँ बच्चियाँ सिगरेट पी रहे थे, तो हम बच्चियों को समझाने की कोशिश करें कि बुरी चीज़ है। तो मुझे ये बोला गया, हाँ नहीं मैम अब जाइए, आप बैकवर्ड है, आज के तारीख की ये फैशन है। तो ये फैशन किस तरह की फैशन मुझे समझ में नहीं आया कि सिगरेट पीने से लोग स्मार्ट हो जाते हैं बोल के। तो ये चीज़ के लिए पहले माँ को बाप तो चले जाते काम पे, बाप काम देखेगा, पैसा कमा के लाएगा कि बच्चों के पीछे पीछे दौड़ेगा। माँ को पहले देखना ज़रूरी है, बच्चे ठीक से कॉलेज जा रहे नहीं जा रहे, या
पढ़ाई कर रहे, अगर पढ़ाई नहीं कर रहे, जहाँ काम पे जा रहे हो सही ढंग से काम पे जा रहे हैं क्या, शाम को टाइम पे घर पे आ रहे हैं क्या, उनके दोस्त जो है वो सही दोस्त लोग हैं क्या, वो इंक्वायरी माँ को करना ज़रूरी है। और सभी मस्जिदों की मौलाना साहबों से मेरी गुजारिश है तहे दिल से कि सभी मिल के हमारे माननीय MLA और मिलेनियल मिनिस्टर हो गए कृष्ण भोलेगुरा साहब के घर पे जाके हमारे एरिया में एक रिहाब सेंटर खोलने के लिए एक अर्जी देना चाहिए शायद। और मेरे को इतना तो मालूम है शायद उन्होंने रिहाब सेंटर खोल देंगे। अगर नशे में है किसी को हम रिहाब सेंटर भेजते हैं तो उसकी खर्चा इतनी ज़्यादा है कि बहुत सारे माँ बाप वो खर्चा नहीं उठा सकते। तो फ्री में अगर कोई ज़मीन दे के कोई रिहाब सेंटर खोल डाले तो आप लोग सब मिल के जाके उनको गुजारिश करें तो शायद वो रिहाब सेंटर का ओपनिंग कर सकते हैं। तो विशेष करके SDPI टीम जो हर वक्त हर चीज़ में आगे रहते हैं तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है वो भी जाके एक बार ये अर्जी दिए तो शायद अच्छा रहेगा। और शुक्रिया, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, एक ही चीज़ ये है सब लोग बोल के हैं, मैं बोल नहीं करना चाहती। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और पिछले 8 महीनों से इसी ड्रग्स के पीछे मुसलसल लगा हुआ हूँ। कई वार्डों में इसको ड्रग्स को लेके प्रोग्राम भी हुए, जैसे कि तिलक नगर, आज़ाद नगर, पादरनपुरा, ऐसे इलाकों में प्रोग्राम भी हुए। नवंबर के महीने में 19 तारीख को एक प्रोग्राम हुआ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में अजीम साहब की सदारत में। तमाम बेंगलुरु के तमाम पुलिस डिपार्टमेंट को बुला के और वहाँ पर सख्ती से हुक्म दिया गया है कि ये जो ड्रग्स का मामला है इससे सख्ती से निपटा जाए। ऐसा नहीं है कि हुकूमत या पुलिस डिपार्टमेंट या कोई भी जमात के आदमी या एक्टिविस्ट, कोई भी तंजीम या NGOs इसमें संजीदा नहीं, सब संजीदा हैं। लेकिन यहाँ पे संजीदा होने की ज़रूरत है अवाम को। एक तरफ एक तबका है जो ड्रग्स में मुब्तला है और एक तरफ एक तबका है जो कहता है कि ये ड्रग एडिक्ट है और ये पाक है। जब तक ये लोग एक देखिए, एक 100 आदमी में 4 आदमी ड्रग्स में मुब्तला होंगे। अगर 100 आदमी है तो 4 आदमी ड्रग्स में मुब्तला होंगे और 4 आदमी में एक यूनिटी होती है। इस मोहल्ले के इस कोने का आदमी जो ड्रग एडिक्ट है वो उस कोने वाले को जानता है और उसको कोई तकलीफ पहुंचेगी तो ये आएगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, आम आदमी में अगर जब अपने पड़ोसी के साथ कोई मामला होता है, किसी पेडलर के साथ या ड्रग एडिक्ट के साथ, उसका पड़ोसी उसके साथ खड़ा नहीं होता। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, अगर लोग एक दूसरे को साथ में लेके टीम वर्क के हिसाब से अगर काम करना शुरू करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह पेडलर से भी निपटा जा सकता है, पुलिस से भी काम लिया जा सकता है और बच्चों को भी बचाया जा सकता है। मैं जो ड्रग एडिक्ट हैं, इन पेशेंट्स को रेडी करने वाले, तैयार करने वाले या ठीक करने वाले डॉक्टरों से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया 100 में से सिर्फ 1 अच्छा हो सकता है, 99 अच्छे नहीं होंगे। तो इनके पीछे लगे रहना है, इनको छोड़ना नहीं है, इनको बांध के रखना है। लेकिन इनके पीछे तवज्जो देने से ज़्यादा ज़रूरत है इन मासूम छोटे छोटे बच्चों की। जैसे उमर शरीफ साहब कह रहे थे, हमें चाहिए कि एक गली वाइज बच्चों को रास्ते में निकलेंगे तो उनको मिलेगा क्या। यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स है नहीं, कोई एक्टिविटी है नहीं, बच्चों को कुछ ना कुछ करने के लिए बच्चों को चाहिए ना। तो यहाँ पे है क्या बच्चों के लिए? आप लोगों ने, मोहल्ले वालों ने मिलके कुछ दिया है क्या? कोई ग्राउंड है, स्पोर्ट्स क्लब है, कोई भी एक्टिविटी है? कुछ नहीं है। तो बच्चा जाएगा रोड पे जो एक्टिविटी चल रही है उसी एक्टिविटी को वो फॉलो करेगा। तो यहाँ के जो लोग बैठकर जिम्मेदारी से सुन रहे हैं उनको भी, और वो लोग जिन तक आवाज़ पहुँच रही है और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, उन लोगों को भी ये मेरी गुजारिश है कि आप लोग बराए मेहरबानी इस मामले को संजीदगी से लें, क्योंकि हो सकता है रास्ते में पड़ा हुआ कचरे का ढेर आपके घर के अंदर ना आए, लेकिन उसकी बदबू आपके घर के अंदर ज़रूर पहुंचेगी।
ये हो सकता है कल का दिन आपकी किसी घर की औरत को कोई राह चलते हाथ पकड़े, हो सकता है आपके घर के बच्चे को कोई चाकू मारे। इससे पहले आप माशरे को सुधारने के लिए देखिए, एक नौजवान मुल्क का हो या ख़ानदान का हो या घर का हो, वो रीढ़ की हड्डी है। अगर वो एक बुरा हो रहा है तो कम से कम दूसरे को, अब देखिए कोरोना, हाल ही में कोरोना एक बीमारी ऐसी गई थी, कोरोना पेशेंट्स के करीब दूसरा नहीं जाता था। तो पेडलर जितने भी हैं उनके और जितने भी एडिक्ट हैं इनके करीब ना जाने के लिए अपने बच्चों को हम दूसरी एक्टिविटी में बिजी रखेंगे तो हो सकता है हमारी आने वाली नस्ल बच जाएगी। और ये जो लोग हैं इनसे निपटने के लिए देखिए, एक आदमी के बस का काम है ही नहीं। ये ना एसडीपी का काम है, ना मेरा है, ना आपका, ये हम सबका काम है। मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं ये लोग, एसडीपीआई के लोग, जिन्होंने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए ड्रग्स के मामले में एक कदम आगे आए हैं। मैं अवामुल नास से गुजारिश करता हूं कि इस मामले को संजीदगी से लें। अगर नहीं लेंगे तो राहत इंदौरी का एक शेर है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ अपना मकान थोड़ी है। इसी तरीके से अगर आप अपने घर की फिक्र करते हुए अगर खामोश बैठे रहेंगे, ये आग आपके घर तक भी पहुँचेगी और आप लोग भी किसी ना किसी हादसे का शिकार होंगे। इससे पहले कि आपके घर तक आग पहुंचे, आप लोग जिम्मेदारी समझकर एसडीपीआई का हर घर के फर्द, हर घर की माँ बहनें साथ दें। और यहाँ तक अगर कोई पेडलर है, पेडलर की एक इन्फॉर्मेशन है, आप उनको दे दें, उनसे जिन तक पहुँचना चाहे पहुँच जाएगी। आप लोग फेस नहीं करेंगे। पेडलरों को वार्निंग है, उनसे डरना नहीं है, उनको वार्निंग है, बच जाओ, अभी भी वक्त है। अब तक तुम्हें खुला मैदान मिला था, अब शेर मैदान में आ चुके हैं, धुन छट चुकी है, भाग जाओ वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। और हमारे उन नौजवानों से आजिज़ाना गुजारिश है कि जो लोग मुलविस हो चुके हैं उनके लिए भी हमारे पास है रिहाब। यहाँ पे नहीं है, हमारे पास दूसरे ज़राए हैं जहाँ पे उनका इलाज हो सकता है। आगे आए माँ बाप भाई बहनें जो भी हैं, शर्मिंदगी की वजह से अपने बच्चों की बुराई को मख्फी में ना रखें, लाएं, जिम्मेदारों के सामने लाएं, उनका इलाज भी होगा इंशाअल्लाह। और मेरी एक गुजारिश है, इसके साथ साथ गली वाइज कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन शुरू करें ताकि बच्चों को उस तरफ दिलचस्पी ज़्यादा हो। ये कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। स्टेज पर आए सारे लीडर्स और हमारे दीन इस्लाम को फैलाने वाले उलमाए कराम, जिन्होंने हमें इसके आज के कैंपेन के बारे में इतनी समझदारी की बातें बता दी हैं कि अब शायद कोई भी अल्फाज कहना उसके सामने छोटा पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी, और वो ये है कि हमारी माएँ, जो बहनें ही, माएँ ही, बेटियाँ ही, उनके दिल में हमेशा एक डर लगा रहता है। वो ये है कि उनके घर में, ख़ानदान में कोई भी अगर किसी भी एक ड्रग से, एक नशे का आदी है और जब वो अपने घर के अंदर कदम रखता है तो शायद वो बच्चे डर के, काम के घरों में छुप जाते होंगे। वो बीवी सोचती होगी कि मैं आज अपने शौहर का सामना कैसे करूं, उसकी वहशत का सामना कैसे करूं। तो इस हालात से गुजरने वाली हमारी बहनें, जो भी उनका दर्द है शायद कोई और ना समझे, लेकिन औरत होने के नाते, एक माँ होने के नाते हमें बेहतर समझने का दावा भी करती है और इंशाल्लाह समझते भी हैं। और हर औरत से, हर एक माँ से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को, तरबियत तो हर कोई अच्छी ही देता है, लेकिन कोई ये ना सोचे कि हमारे बच्चों की एक छोटी गलती जो है हमें तबके में नीचे गिरा देगी या बेइज्जत कर देगी। जब हमारे बच्चों की गलतियों को हम लोग अपने आप से सुधारने की कोशिश करें तो हमारे बच्चे अव्वल दर्जे के काबिल इंसान बन सकते हैं। और ये सदाकत और लियाकत सिवाय एक माँ और बहन के कोई पूरी नहीं कर सकता। और साथ ही साथ इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी साथ बाप का भी होना चाहिए, क्योंकि माँ बच्चे के एक छोटे मार पर भी जो है तड़प उठती है।
अगर उसी बच्चे की इस तरह की लत में डूबी हुई रात और शाम देखे तो क्या वो माँ का दिल सही रहता है? नहीं रहता। और जहाँ पर बाप का एक छोटा सा डर अपने बच्चों को सुधार सकता है, वहीं पर माँ की एक छोटी सी ममता जो है उस बच्चों को उभार कर ला सकता है। ये पैगाम जो आज हमारे SDPI के ब्रदर्स दे रहे हैं कि बेंगलुरु को जो है नशा मुक्त करना है, ड्रग्स भगाओ बेंगलुरु बचाओ, ये एक छोटा प्रोग्राम या कैंपेन या चंद अल्फाज नहीं है। ये आज शुरू हुई एक जद्दोजहद है जो आने वाले वक्त में हर गली, हर शहर, हर मोहल्ला और हिंदुस्तान के हर तबके में पहुंचेगा। क्योंकि सिवाय सिर्फ हमारा एक माशरा इस चीज़ से नहीं जूझ रहा, हर वो इंसान जो हमारे दुनिया में जी रहा है वो ये लत से जूझ रहा है। और ये लत कोई छोटी मोटी लत नहीं है, इसे हम लोग आदत नहीं कह सकते और इसे हम लोग जो है वक्त बिताने का एक ज़रिया भी नहीं बता सकते। हमारे बच्चे इसे जो है एक सोशल चीज़ समझ रहे, जैसे कि हमारे चंद पढ़े लिखे माँ बाप भी कहते हैं कि जो ज़िंदगी हम लोग नहीं जिए वो हमारे बच्चे जिएंगे। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जिसमें नशा हो। बेशक हम लोग हमारे बच्चों को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए मेहनत करते हैं, उनके लिए हम लोग कमाते हैं, उनके लिए हम लोग दिन रात हर वक्त उनके पीछे लगे रहते हैं। जब हमारे बच्चे इस तरह के आदी हो जाएं तो ऐसी ज़िंदगी, ऐसी सोशल लाइफ की क्या फ़ायदा, जिसमें हमारे नबी का खुद फरमान है कि ये चीज़, ये लत जो है आपको जहन्नुम के सिवाय कुछ नहीं देगी। और अगर किसी घर में, किसी ख़ानदान में एक इंसान भी इस लत का या किसी भी इस ग्रुप में रहने वाले नशे का आदी हो जाता है तो वो एक इंसान, वो एक घर, वो एक माँ, एक बेटी या बहू नहीं नाकाम होती, बल्कि पूरी एक नस्ल नाकाम होती है। और हमारा मानना है कि हमें जो है नस्लों को आगे बढ़ाना है और हमारी नस्ल को वो तरबियत देनी है जो हमारे सहाबा कराम जंगे बदर में इस्तेमाल करके गए हैं। तो ये तरबियत देने वाले अगर हम लोग सोशल रास्ते पर चल पड़े तो ये हमारा ज़िंदगी का जो है सबसे बड़ी नाकामी होगी। तो हमें बहुत सोचना है इसके बारे में कि इनको हम लोग कैसे अपनी ज़िम्मेदारी में लाएं। तो इसके लिए सबसे पहला कदम हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड्स पर होना चाहिए। एजुकेशन जहाँ पर हम लोग शान से ये तो कहते हैं कि फ़लाँ स्कूल में मेरी बेटी पढ़ रही है, फ़लाँ स्कूल में मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरे बच्चे की स्कूल इतनी प्राइवेट है, इतनी मेरी फ़ीस है, वही जगह पर हम लोग ये कहने में भूल जाते हैं कि मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान है, मेरा बच्चा पाबंदी से नमाज़ पढ़ रहा है, मेरा बच्चा पाबंदी से रोज़ा रहता है। इन सब बातों पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि पहले हम लोग एजुकेशन सिस्टम को बराबर करें, उसके बाद हमारे घर के माहौल को बराबर करें और जितना हो सके उतना हमारे बच्चों को हर उस गलत चीज़ से अवेयर करें जिनसे उनको नुकसान है और आने वाली ज़िंदगी में भी उनको नुकसान हर नस्ल को हो सकता है। यहाँ पर आकर बात करने का जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वालों ने हमें वक्त दिया, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारी जो बहनें इस वक्त तक बैठकर हमारी बात को सुने, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, एल्रिक नमस्कार, जय भीम। मेरी बात शुरू करने से पहले एक शायरी बोलना बहुत ज़रूरी समझूंगा जो आज के इस हालात को और हमारे ऊपर जो गुज़र रही है उसके लिए है। तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लिटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी पर सवाल है। सारे अहबाब बैठकर आज अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रैटेजीज़ किस तरह ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स को रोकना है, किस तरह ड्रग्स के जो आदी हैं उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में डालना है बोलकर एक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जो हमें सालों से, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और इस जमहूरी मुल्क में 26 जनवरी के दिन एक जमहूरी निज़ाम को कायम किया गया, उस दिन से लेकर आज तक जो हमें राहबरी करते आए, ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि सारे माशरे को एक डेवलपमेंट की तरफ, एक एजुकेशन की तरफ और एक कामयाबी की तरफ लेकर जाए। मगर सिर्फ मिला तो मिला हम लोगों को इनकी तरफ से सिवाय धोखेबाजी और बुग़्ज़ख़ोरी के अलावा कुछ नहीं मिला।
आज बैठकर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे नौजवानों को अगरचे ड्रग्स से दूर करना है तो एक अच्छा बेहतर हमना एक प्लेग्राउंड होना, एक हाईटेक स्पोर्ट्स यूटिलिटी सेंटर होना बोलकर आप अगरचे इस बैटरानपुरा असेंबली का सर्वे करेंगे, सारे बेंगलुरु में वन ऑफ द हाईएस्ट पार्क्स रहने वाली एक कॉन्स्टिट्यूंसी सिर्फ बैटरानपुरा है। बट हमारी अफसोस यह है कि ये सारे पार्क्स जो है यलंका, सहकार नगर, खाली इस तरफ ही सो यहाँ के जो इलाके ही थड़ी चंद्रा हो या हेगड़े नगर हो, यहाँ के सारे पार्क 30-40 साइट्स में बदल गए। कौन बदला है सो? जैसा एक हमारे साथी बोले, सारा ड्रग्स का माफिया कंट्रोल करने वाले यहाँ के कॉरपोरेटर्स। खाली जगह गवर्नमेंट की मिली नहीं, 30-40 साइट्स का एक लेआउट पड़ गया। तो नौजवानों को कहाँ से पार्क मिलते, कहाँ से स्पोर्ट्स सेंटर मिलता? इन लोग चाहते भी नहीं कि हमारे माशरे को सुधारना। ड्रग्स का जो है एक प्लान कॉन्स्पिरेसी है, खासकर माइनॉरिटीज, दलित और आदिवासियों के बच्चों को टारगेट करने के लिए। ये तो आप जाकर जयनगर देखो, सदाशिव नगर देखो, एक से दो बार अनजान शख्सियत वो गली से गुजरा, तीसरे टाइम पर वो या तो जेल के अंदर रहता या तो हौसला आकर इमीडिएट उसे अरेस्ट करते। यहाँ पर कौन पूछने वाला है? कोई नहीं पूछता। पिछली मरतबा एक इलेक्शन के कैंपेन के दौरान में जब कैंपेन कर लेते हैं, एक बहन के पास जाकर हमें गुजारिश करे तुम्हें वोट दियो बोलकर, वो बहन पूछी तुम्हें क्या करती जीते तो बोलकर, सिक्योरिटी के बारे में बात करें, एजुकेशन के बारे में बात करें, डेवलपमेंट के बारे में बात करें। बट बहुत रो को बोली भैया बच्ची को एसएलसी के बाद बहुत मुश्किल से हमें कॉलेज को भेजे, बच्ची 1 महीना 2 महीने भी गई नहीं, बच्ची को घर में टिका लिया हमें बोलकर। मैं सोचा शायद फीस का मसला रहेगा बोलकर, पूछे तो नहीं। बच्ची घर से बाहर निकली तो हमारे माशरे के नौजवान जो नशे की खिल्लत में डूब कर ही बच्ची को 1 से 2 जगह छेड़ती, बस स्टैंड को जाने तक है ना, उसे कैसा बच्ची उसकी हिफाजती कर ले जाते उसे मालूम नहीं बोलकर कि माँ पुलिस को कंप्लेंट नहीं दिए क्या? अगर तो दिए भैया, दिए तो क्या है, अन्ना का छोकरा, अम्मा का छोकरा, अप्पा का छोकरा कर कोई इन्फ्लुएंस करना, स्टेशन से छुड़ाना। इन लोग खुद नहीं चाहते कि हमारे माशरे से नौजवान IAS IPS और KAS लेवल के ग्रेजुएट्स होकर निकले बोलकर। क्यों? इलेक्शंस में काम करने वाला कोई भी नहीं रहता। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी क्या करते, तारीख उठाकर तुम्हें पढ़ेंगे, बहुत वाज़ेह तरीके से बताकर ही ये कौम को बर्बाद करना हो तो उस कौम के नौजवानों को किरदार कुशी में यानी कि कैरेक्टर असैसिनेशन में डालना, बुरी खिल्लतों में लगाना, तब सारी कौम बर्बाद हो जाए बोलकर। मगर अफसोस है, एक साथी हमारे बोले माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से बहुत बड़ा एक प्रोग्राम करे ड्रग्स को लेकर बोलकर, क्या भी नहीं, खाली वो भी कहें कि एक बिल्लाम पास करने के वास्ते क्या तब करे रहेगा। आज अगरचे माशरे में हमना सुधार लाना है तो जब तक तुम्हें और मैं उतर कर नहीं खड़ेंगे, ये चीज़ पर कौन भी रोक लगाने वाला नहीं है। हमारी और तुम्हारी एक दक्षिणी लैंग्वेज में एक कहावत है, देतींगे तो आस मारतींगे तो डर। तो ऐसा ये पेडलर्स को है ना डर बिठाना तुम्हें लोग। हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में कौन भी अगरचे मालूम है, अफसोस होता है, अच्छे वेल सेटल्ड घरा रहती, वेल सेटल्ड फैमिलीज रहती, उनका बैकग्राउंड बिजनेस क्या चक्कर है तो ड्रग्स के व्यापार है। मालूम होते हुए भी हमें क्या भी नहीं कर सकते इनको, कि वो मजबूरी है हमारी। डिपार्टमेंट इनके साथ में, पॉलिटिशियंस इनके साथ में, बहुत बड़ा एक माफिया जो राउडीज़म इनके साथ में है बोलकर। मगर इन्हों से भी डरती सोच किसे बोलो मार को। जब तक तुम्हें लोग माशरे को सुधारने के वास्ते एक जना भी थान कर नहीं उतरेगा, ये कुछ भी होने वाला नहीं है। बहुत अच्छे स्ट्रैटेजीज हमें लोग स्टेज पर बैठकर या मीटिंग्स में बैठकर कर सकती, बहुत अच्छे प्लानिंग कर सकती, मगर इम्प्लीमेंटेशन जब तक पर्सनली नहीं करते तब तक नहीं होता। बहुत अफसोस के बाद साथ बोलना पड़ता है। ऐसे एक एंटी ड्रग कैंपेन की जो शुरुआत यहाँ से तनी चंद्रा से नौजवान जो शकील भाई के, अजहर भाई की जिम्मेदारी में जो शुरू कर ही मैक्सिमम जो है ये चीज़ को रोक लगाना, हमें दिन दिहाड़े मर्डर्स हो रही, डे लाइट मर्डर्स हो रही, भाई को बच्चा की इज्जत महफूज नहीं है बोलकर तंग आकर एक मुहिम जब स्टार्ट करे, यहाँ के चंद लोग स्टेशन को कंप्लेंट करती, क्या बोले तो रोड ब्लॉक कर कोई ना प्रोग्राम कर रही बोलकर। कौन से माहौल में ही हमें किसे जबरी। रिसेंटली कल एक मुलाकात हमारी एक सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जो कांग्रेस का सबसे बड़ा सोशल मीडिया हैंडल कर रही है, उनके साथ गुफ्तगू करने इस टाइम पर जनरली पूछे कैस्ट वाइज जो है अपकमिंग MP इलेक्शन ही तुम्हारे सामने, कैस्ट वाइज क्या क्या स्ट्रैटेजीज कांग्रेस कर रही है बोलकर। दलितों को ये है, कुरुबास को ये है,
वकलिंगास को ये स्ट्रैटेजीज कर रही नो बोलकर मुसलमानों को और दलितों को क्या स्ट्रैटेजी ही बोले तो हंसे उन्होंने क्या बोले तो क्या अभी स्ट्रैटेजी से प्लान नहीं इनके पास की बोले तो डिफॉल्ट वोट्स जालेकर ही तो कांग्रेस को तो उनको क्या देने की जरूरत नहीं बोलकर राहुल गांधी जो न्याय यात्रा बोलकर सारे हिंदुस्तान को कर लेकर है एक मिनट का उसका शेड्यूल है कौन सी मंदिर कौन सी चर्च कहाँ पर जाना बोलकर मगर दलितों के और मुसलमानों के ऊपर इश्यू पर बात करने का एक 2 सेकेंड का शेड्यूल उसके पास नहीं है क्यों बोलो सालों से हमें एक वोट बैंक हमारा जो है वन साइड जो कर लेकर आ रही तो उसकी वजह से आज ये लोगों को मालूम है अल्टरनेट इनके पास क्या भी नहीं है कम्युनलिज्म पर या तो दंगे फसाद की बुनियाद पर इनको डराओ डर की बुनियाद पर वोट लियो इनको बहुत अच्छा मालूम है तो इस वजह से मुसलमानों को या दलितों को ना तो बराबरी का हक इन्हों देना चाहती ना तो एजुकेशन में सामने लाना चाहती यूट्यूब सोशल मीडिया आज हमारे पास बहुत आम है उठाकर देखो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कांग्रेस के फाउंडर मेंबर थे उन्होंने खुद अपने बयान में आकर बोलती 26 जनवरी के एक मौके पर बोलती उन्होंने कि अगरचे मुसलमान और दलित मिलकर अपना एक अलग सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनेंगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना ये 2 कम्युनिटीज को करना पड़ेगा बोलकर तो आज हमें भुगत रही हमारी आइडेंटिटी पर सवाल आ गए दलित को एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हुए भी उनका आज एक मंदिर के अंदर उन्हें परमिशन नहीं है कि उन्हें पूजा की जाए एक मुसलमान को उसकी बराबरी का हक दाढ़ी रखने का या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो एक यह है आर्टिकल 21 जो राइट टू इक्वालिटी की जो बात करता है उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब ना तो मैं कुछ खा सकता हूं मेरी पसंद का ना तो मैं पहन सकता हूं ऐसे एक सिचुएशन में अगरचे आपको और मुझे आगे बढ़कर आना है सब दौर पर भी जो है मुसीबतें थी परेशानियां थी सब चीज़ थी मगर ऐसे परेशानियों को अगरचे हमें ओवरकम करना है निकल कर आना है तो हमारे माशरे में जो सबसे बड़ी बुराई है उस बुराइयों को हमें ख़त्म करना पड़ेगा तो मैं आप तमाम लोगों को फिर से एक बार इस यौम जमहूरियत की बिलखुसूस सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर शिरकत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमें बहुत अफसोस होता है आज हिंदुस्तान के अंदर 17% मुसलमान होने के बावजूद आज मुसलमानों का हक मुसलमानों को नहीं दिया जा रहा है। अगर आज हमारा हक हमारे बच्चों को हमारे नौजवानों को दिया जाता तो आज हमारे नौजवान नशे की लत में नहीं पड़ते। अगर गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट स्कूलों को बनाया जाता स्कॉलरशिप बराबर से 17% दिया जाता तो आज हमारे नौजवान आकर ये ड्रग्स और गांजे के नशे में ना मुब्तला होते। इसके जिम्मेदार आज के हुक्मरान है इसके जिम्मेदार हमारे कौम के जो अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं ये सब इसके जिम्मेदार हैं। आज हम देखते हैं कोई भी जगह पर कोई चोरी होती है तो वहां पर एक मुसलमान का नाम लिया जाता है। हम देखते हैं अगर कोई जगह पर कोई दंगा होता है अगर वो हिंदू भी करे तो मीडिया वाले उसे मुसलमान का नाम देकर प्रोपेगेंडा करते हैं। मैं यहाँ के एमएलए कृष्णा बैरेगौड़ा को बोलना चाहता हूँ आज से 6 महीने पहले इसी मस्जिद के पीछे एक नौजवान का कत्ल किया जाता है। उसकी फैमिली चीख चीख कर बोलती है जब तक यहाँ का एमएलए नहीं आएगा हम इस बाड़ी को नहीं उठाएंगे। तो अफसोस जो लोग इस एमएलए को वोट देकर जिताए वो एमएलए के पास 5 मिनट नहीं है उस घर वालों के दर्द को बांटने के लिए। शर्म आना चाहिए यहाँ के कांग्रेस के लोकल जिम्मेदारों को। उनके पास 5 मिनट नहीं है उनके घर के पास जाकर उनको तसल्ली देने के लिए। ये नशा
शुरू में आपको अच्छा दिखेगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद आपकी जिंदगी को ख़त्म करने वाला यही नशा है। ये एक साजिश की जा रही है। खालिद बिन रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर कोई कौम को ख़त्म करना है, कोई देश को ख़त्म करना है, तो उनके साथ जंग करने की ज़रूरत नहीं है। उनके अंदर नशे की आदतों को डाल दो, वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, आप इस नशे के साजिश के शिकार ना बने। आपको बहुत काम करना है इस उम्मत के लिए, इस देश के लिए। आप तमाम से मैं गुजारिश करता हूँ, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, ऐसे वैसे चीज़ों में ना पड़े। कर बोलकर मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। ये थे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के वार्ड प्रेसिडेंट अजहर खान साहब। मैं अब दावत देता हूँ सोशल डेमोक्रेटिक। जज़ाकल्लाह खैरन फॉर वाचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। जिम्मेदारी के साथ आप सब्सक्रिप्शन बटन दबाना जो नीचे दिख रहा है, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। जज़ाकल्लाह खैरन।